लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। अभी तक जो हम देख चुके हैं उसको सिलेबस में एक बार देखते हैं। हमने पढ़ा है सोशियोलॉजी एज ए साइंस चैप्टर, उसमें साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म के बारे में कंप्लीटली जाना, और इसमें पर्टिकुलरली हमने जाना एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी के रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि आपको इंडियन बुक्स में जल्दी मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी के एग्जांपल्स हैं वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में लिखे गए हैं, तो जो इंडियन राइटर्स हैं उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने इसको कोशिश किया है आपको रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट कराया है, एज वेल एज मैंने इसको बताया है कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी ये आपस में कोरिलेट करते हैं और इनका बेसिक मतलब क्या है, इनकी रिसर्च क्यों की जाती है। ये आप अगर आपको ना आता हो तो आप ये लेक्चर्स जरूर देखें, तो आपको पता लगेगा कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। फिर जैसे हमने देखा इसमें पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक में हमने क्या पढ़ा, पोस्ट पॉजिटिविज्म। फिर उसके बाद नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में हमने 3 स्टैंड पढ़े थे, एक था वेबर वाला वस्तिहन मेथड या इंटरप्रेटिविज्म, इसके बारे में जाना। हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में जाना और एंटी पॉजिटिविज्म के बारे में जाना। ये तो कुछ बात रही कुछ प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन की। आज जो हम देखने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये जो टॉपिक है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और ये जो टॉपिक है वो कोरिलेट होता है दोनों टॉपिक से, एक तो पॉजिटिविज्म, एक नॉन पॉजिटिविज्म। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसको इसीलिए लास्ट में मैंने रखा है जिससे आप इसको सही से कोरिलेट कर पाएं। चलिए देखते हैं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो हमने उसमें मेनली देखा था जो अपने साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसका भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था हाथॉर्न इफेक्ट, एथिकल इश्यूज के बारे में जाना था। फिर हमने देखा था वेरियस वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। फिर हमने बांदुरा बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट देखा था और उससे होने वाली एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ा था कि कैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा था। फिर हमने इसको समराइज किया, प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट में हमने देखा कैसे रिलीजियोसिटी और डोमेस्टिक वायलेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं या मेजरमेंट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। फिर हमने देखा प्रॉब्लम ऑफ जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग, कि साइंस में तो आप जनरलाइज्ड और थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन शायद सोशियोलॉजी में ये करना इम्पॉसिबल सा समझ में आता है। फिर हमने प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च के बारे में बस देखा भर था, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आज जो टॉपिक होने वाला है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसके बाद ही पॉइंट हमको समझ में आएगा। तो देखते हैं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या है। ए डिसिप्लिन एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज हैज ए सर्टेन बेसिक कंपोनेंट्स लाइक फैक्ट्स, कंसेप्ट, थ्योरीज, वैल्यूज। इस लाइन का मीनिंग ये है, आपकी चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, उस डिसिप्लिन को बनाने में कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लगते हैं या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वह उस सब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को कैसे हम पहचान सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं फैक्ट्स, या उन्हें हम कह सकते हैं कंसेप्ट, या कुछ होती हैं थ्योरीज, या कुछ वैल्यूज। तो हम देखते हैं कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट, फिनोमिना, एग्जाम्पल फैमिली, हाउसहोल्ड, किनशिप,
कास्ट आर कंसेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं? कुछ नहीं है, जो भी हम सिलेबस में देखते हैं वो सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं। देसी भाषा में ये सब कंसेप्ट है। कंसेप्ट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई रिसर्चर थिंकिंग एंड हेंस शुड बी प्रिसाइज एंड एग्रीड बाय ऑल। मींस जो भी आपके सब्जेक्ट के कंसेप्ट हों वह उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ कंसेप्ट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बात करें फैक्ट, जब हम साइंस एंड साइंटिफिक मेथड एंड इट्स क्रिटिक पढ़ रहे थे उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था फैक्ट होता क्या है। देसी भाषा में जो दिखे वो है फैक्ट और जो लगातार दिखे वो है फैक्ट। इसका मीनिंग क्या है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि सन लगातार ईस्ट में राइज होता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो वेस्ट में राइज हो जाता है, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में। तो डायरेक्शन उसकी लगातार उसी डायरेक्शन में वो राइज होता है। दूसरा, सन डेली राइज होता है, ना कि मून, ना कि मार्स या कुछ और प्लेनेट। तो आपको समझ में आता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फैक्ट इसीलिए है क्योंकि दिखता भी है। आप इस डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, आपको दिखेगा और लगातार दिखेगा। ऐसा नहीं 2 दिन दिखा तीसरे दिन नहीं दिखा, नहीं, डेली दिखेगा और उसी डायरेक्शन में दिखेगा, इसलिए फैक्ट हो गया। तो जो भी चीज आपको दिखे और लगातार दिखे उसको कहते हैं फैक्ट देसी भाषा में। अब इसको थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। ए फैक्ट इज रिगार्डेड एज एन एम्पेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन और स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट कैन बी एग्रीड अपॉन एज रियल, डेफिनेट एंड इनकंट्रोवर्टेबल। इसका मीनिंग क्या है? ये कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, वो देख लीजिए। जैसे चेयर है, वो एक फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? वो रियल है, आप चेयर को छुएंगे दिख जाएगा। डेफिनेट है, उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट है। और चेयर को सभी चेयर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऐसी चीज है एक, इसको मैं बना के दिखाता हूं, शायद मेरी कुछ ड्राइंग गड़बड़ हो, लेकिन आप इसको थोड़ा टॉलरेट करिएगा। ये एक चेयर है मान लिया, ठीक है। तो ये चेयर को मैं भी चेयर कहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी चेयर कहते हैं, और सोसाइटी के सभी मेंबर्स को चेयर ही कहते हैं। मींस कोई विवाद नहीं है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इनकंट्रोवर्टेबल, इसलिए इसको फैक्ट कहा जाता है। तो रियल, डेफिनेट, इनकंट्रोवर्टेबल। सन राइजेस इन द ईस्ट फैक्ट है क्योंकि ये सभी इस पे अप्लाई हो रहे हैं। और एम्पेरिकली वेरीफिएबल, तो ये हम टॉपिक पहले पढ़ क्यों रहे हैं आप ये समझिए। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, उसमें ये डेफिनेशंस फिर से काम आएंगी आपकी, उसमें आप अप्लाई करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि ये अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, बस इतना काम है। फैक्ट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कुर्सी है, चेयर, तो चेयर है अपने आप। फैक्ट्स डू एक्चुअली एग्जिस्ट। फैक्ट और कौन से फैक्ट हो सकते हैं? जैसे टीवी का रिमोट एक फैक्ट हो गया, टीवी इवन फैक्ट हो गई, या आपका पेन एक फैक्ट हो गया। फैक्ट रिमेन्स सेम इन एवरी सिचुएशन फॉर ऑल ऑब्जर्वर। इसमें क्या क्या आपको देखना है? सिचुएशन और ऑब्जर्वर। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये चाहे ऑब्जर्व मेरे स्टूडेंट करें, चाहे मेरे साथ के और राइटर्स करें, चाहे मेरे साथ के इंजीनियर्स करें, कोई भी करे, सबके लिए उन्हें वही दिखेगा। और चाहे वो आज करें, चाहे कल करें, और चाहे 10 साल बाद करें, उनको वह वही वैसे ही दिखेगा। इसलिए ये फैक्ट हो गया। अब देखते हैं फैक्ट में कुछ कैविएट देखते हैं। एक तो फैक्ट देख लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्ट, फिर देखते हैं फैक्ट देखा उसके साथ लगा दिया सोशल। अब कहानी सोशलॉजी की तरफ बढ़ती है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड सिमिलर अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड इन सोशलॉजी बाय डर्कहाइम हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिव फैक्ट की जो स्टडी है, एक तो हमने फैक्ट्स जाना, और अगर इसके आगे ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, ये एक एडजेक्टिव लगा दिया मान लिया, ऑब्जेक्टिव को एक आप विशेषण मानिए,
तो ये स्टडी होगी नेचुरल साइंस में। मीन्स नेचुरल साइंस फैक्ट्स तभी मानती है जब वो ऑब्जेक्टिव हो, जैसे हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसको कॉपी किया पॉजिटिविस्ट ने, क्योंकि पॉजिटिविस्ट हर चीज साइंस से लेना चाहते थे, तो वो साइंटिफिक जो वर्ड्स हैं, जो साइंस के वर्ड्स हैं, उनको भी कॉपी कर रहे थे। कौन कौन से वर्ड उन्होंने कॉपी किए? जैसे साइंस में होता है फोर्स, इन्होंने कॉपी करके क्या कहा? नेचुरल फोर्स, सॉरी सोशल फोर्स कॉपी किया ना, क्योंकि ये साइंस को और सोशलॉजी को कन्वर्ज होते दिखा रहे थे। साइंस में होता है सोशल, साइंस में होता है स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा सोशल स्ट्रक्चर, ये भी एक सिमिलर कॉपी कर लिया। साइंस में जो थ्योरी होती है वो होती है डार्विनिज्म की थ्योरी, मीन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन्होंने कहा सोशल डार्विनिज्म, और इसको क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। मीन्स बढ़िया बढ़िया तरीके से ये साइंस को चेप रहे थे। तो सोशल फैक्ट्स के बारे में डर्कहाइम क्या कहते हैं देखते हैं। डर्कहाइम डिफाइंड सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, इन्होंने भी इसको थिंग्स कहा। जैसे आपकी चेयर होती है, इन्होंने कहा हमारे जो सोशल फैक्ट्स हैं वो भी चेयर जैसे ही हैं कुछ। अब देखते हैं इन्होंने सोशल फैक्ट कहा किसको, और इन्होंने थिंग्स क्यों कहा? सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स एक्सटर्नल टू एंड कोएर्सिव ऑफ द एक्टर, मीन्स जो भी एक्टर के ऊपर ये लग जाते हैं, मीन्स एक्टर से ये रिलेशनशिप में होते हैं, वह उस एक्टर के कंट्रोल में नहीं होते। जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इन दोनों टर्म पे आऊंगा, एक्सटर्नल टू और कोएर्सिव। और इस कॉमा को यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे नहीं, मैं इसमें बुक में भी सही करा दूंगा टीम को बोल। जैसे इन्होंने सोशल फोर्स कहा क्लास को, कास्ट को, क्लास को, फैमिली को, रिलीजन को। एक सबसे अच्छा एग्जांपल फैमिली देखते हैं, कैसे ये इसको सोशल फोर्स कह रहे हैं। फैमिली को, फैमिली है और आपकी मदर है और आप हैं, सन है, मदर है और सन है, ठीक है। आपका खाना खाने का मन नहीं है, आज आपका खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन आपकी मदर चाहती है कि आप खाना खा लें, तो वो क्या कहेगी? माँ बेटा मेरी कसम वो खा लो, कम से कम एक रोटी खा लो। तो फिर आपने एक रोटी खाई। आप देखिए, अगर ये माँ ना होती और आप इसको माँ नहीं मानते, तो क्या आप वो एक रोटी खाते? क्योंकि आपका मन ही नहीं था। लेकिन कोई ना कोई फोर्स लगा जिसने आपको खाना ना खाने से खाना खाने तक धक्का दे दिया, मीन्स सोशल फोर्स दिया। तो वो कौन था? माँ। और माँ किससे बनी है? फैमिली से। तो जो डर्कहाइम कहते हैं कि सोशल फोर्स होते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। आप समझ गए? दूसरा, अगर ये यहाँ पे माँ ना हो, आप ये मानिए एक आप होटल में गए, होटल का कुक हो कोई, होटल का कुक, और ये फैमिली यहाँ पे होगी नहीं, होटल का कुक ले लिया दूसरे केस में, और आप बस चाय पीना चाहते हैं, खाना खाने का मन नहीं, और वो कहे कि सर मेरी कसम हो आपको एक रोटी खानी है, तो क्या आप खाएंगे? शायद आप नहीं खाएंगे। तो आप देखते हैं जैसे आपका सोशल स्ट्रक्चर बदल जाता है, वैसे ही सोशल फोर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। यहाँ पे शायद सोशल फोर्स नेग्लिजिबल था या शायद था ही नहीं। तो ऐसे कुछ कह रहे हैं जो सोशल फोर्स होता है वह आदमी के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे माँ ने कसम दे दी तो खाना पड़ा, अगर माँ ने कह दिया तब भी खाना पड़ता। तो आपका मन हो या ना हो, उसको रोक पाना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपसे एक्सटर्नल है, आप उस फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप एक चेयर को धक्का देंगे तो चेयर के भी कंट्रोल में भी नहीं है कि आप वो धक्का रोक पाए, वो फोर्स रोक पाए। तो ऐसे इन्होंने इसको कॉपी किया नेचुरल साइंस से। और कोएर्सिव है, मीन्स है ही है, तो इसको कहा गया नेचुरल फोर्स बाई सोशल फोर्स बाई डर्कहाइम। तो डर्कहाइम अगर सोशल फोर्स कहते हैं एक फोर्स को, तो उस आदमी को ये क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आदमी को वो थिंग की तरीके से देखते हैं कि अगर इस पे लगेगा फोर्स तो ये तो भाई खाएगा। उसको एक चीज की तरीके से देखते हैं, कमोडिटी की तरह देखते हैं। बस अगर
पॉजिटिविस्ट ने जहां भी ह्यूमन को एक थिंग मान लिया, बस यहीं से इनकी नॉन पॉजिटिविस्ट से एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि आदमी के पास है दिमाग, तो नॉन पॉजिटिविस्ट का क्या कहना है, जैसे मैन है, पॉजिटिविस्ट इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, इसके पास ये सोशल फोर्स से बंधा हुआ है, सोशल फोर्स लगेगा ये वैसे ही दौड़ जाएगा या एक्ट करेगा, दौड़ जाएगा मतलब एक्ट करेगा, तो ये सोशल फोर्स से गाइड है। और जो सोशल फोर्स है इसके कंट्रोल से बाहर एक्सटर्नल है और कोएर्सिव है। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट, मैं आपको जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा रहा था तो आपको मैंने ये पूरी कहानी बताई थी, लेकिन आज रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि शायद कुछ नए बच्चे आ गए हों और जिन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ना पढ़ा हो। अब बात करें नॉन पॉजिटिविस्ट की, तो नॉन पॉजिटिविस्ट तो कहते हैं कि मैन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खुद में एक रियलिटी है, सब्जेक्टिव, मीन्स उसके पास क्या है, दिमाग, और जो लग जाता है चेंज होता रहता है, उसके पास है माइंड, माइंड से क्या जुड़ा है, सेल्फ, सेल्फ क्या करता है, इंटरेक्ट, ये मैं आपको सब बता चुका हूं पहले। इंटरेक्शन से क्या होता है, डायनेमिक सोशल रियलिटी, डायनेमिक सोशल रियलिटी है तो सोशल स्ट्रक्चर बनता है। ये कहानी थी पुरानी। तो आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं मैन से सोशल स्ट्रक्चर है, और ये बता रहे हैं कि सोशल स्ट्रक्चर या सोशल फोर्स से मैन है, बस इतना दोनों में फर्क है। और नॉन पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं आपने ये गलत मान लिया है कि आदमी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि आदमी के पास तो दिमाग है। बस ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन दोनों में मेनली रहता है, और इसी पर पूरी डिबेट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखी थी। तो अभी तो हम पॉजिटिविस्ट के नजरिए से देखते हैं सोशल फैक्ट और सोशल फोर्सेस। सोशल फैक्ट्स कंस्ट्रेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो बिहेवियर तो कंस्ट्रेन हो गया, माने का रोटी खा ले तो खाना पड़ा। मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि आपका मूवी देखने का मन नहीं है और आपका कोई बहुत अच्छा खास मित्र ये आता है कि भाई मूवी देखें चलते हैं, चलिए आपने पहली बार उसको मना कर दिया कि नहीं भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनोमेनोलॉजी पढ़ रहा हूँ और सर पढ़ा रहे हैं, नहीं, फिर वो कहेगा यार मैं फ्री दिखा दूंगा चल, तो शायद आपको जाना पड़े। तो क्या आपके ऊपर लग गया सोशल फोर्स, जबकि आपका मन नहीं था, लेकिन एक सोशल फोर्स था, मित्र आया फ्री भी दिखा रहा है तो चलते हैं। तो सोशल फैक्ट्स कंस्ट्रेन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब सोशल फैक्ट्स भी कंस्ट्रेन करते हैं आपके बिहेवियर को, जैसे लीगल सिस्टम है तो आपको एक पर्टिकुलर तरीके से वो बिहेव करने की बात कह रहा है। कास्ट है तो अगर आप कास्ट में BKVS इस हायरार्की में कहीं लाई कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से सैल्यूटेशन करेंगे दूसरे को, और दूसरा भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, मीन्स इस कंस्ट्रेन में ही काम होगा। तो इससे क्या पता लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर से आदमी की रियलिटी अफेक्ट होती है, मीन्स मैन गाइड होता है, ये कह रहे हैं कुछ पॉजिटिविस्ट। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कह रहे हैं, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं। नॉन पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं कि मैन के एक्शन और एक्सपीरियंस के कारण ही ये कुछ सोशल स्ट्रक्चर है। वो ये कहते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट, अगर धर्म है तो आदमी ने सोचा और किया इसलिए धर्म है, और जिस दिन आदमी ने सोचना और करना बंद कर दिया धर्म के लिए उस दिन धर्म बचेगा नहीं, ऐसा कुछ कहना है नॉन पॉजिटिविस्ट का। और पॉजिटिविस्ट कहते हैं धर्म है तो एक कंस्ट्रेन है और आदमी धर्म के हिसाब से एक्ट करेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इन्होंने सोशल फैक्ट्स के एग्जांपल क्या दिए, लीगल सिस्टम, कास्ट, क्लास, फैमिली, रिलीजन। एज पर दरखाइम सोशल फैक्ट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसिप्लिन। अब जैसे एक फिजिक्स होती है वो स्टडी क्या करती है, नेचुरल फोर्स, ऐसे ही दरखाइम साहब कॉपी करिए और क्या बोल दिए, सोशलॉजी स्टडी करेगी सोशल फैक्ट्स। यहाँ पे मैंने फोर्स लिख दिया, ये फोर्स नहीं होगा, फैक्ट्स कर लीजिए, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। तो बस कॉपी कर रहे हैं, और इसीलिए सोशलॉजी को क्या कहते हैं, इवन साइंस, इवन कॉम्टे साहब कहते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कैसे ये सब कुछ साइंस से कॉपी करना चाहते हैं। एज पर दरखाइम सोशल फैक्ट्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसिप्लिन, फैक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू एम्पिरिकल वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन। ये फैक्ट्स की बात है, मींस इसकी बात है। अभी हमने सोशल फैक्ट्स खत्म कर दिया, फिर से फैक्ट्स के बारे में आ गए हैं, मेनली नेचुरल फैक्ट्स के बारे में।
फैक्ट्स आर रिकरेंट इन कैरेक्टर अक्रॉस टाइम एंड प्लेस। मैंने आपको बताया, चाहे सूर्य आप अमेरिका से देखें चाहे इंडिया से देखें, आपको सूर्य की पोजीशन वही ईस्ट से राइज होते हुए दिखेगी। अब देखते हैं पॉजिटिविस्ट ऑन सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन सोशल फैक्ट्स। पहली बात तो ये डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं, आप इजीली सोशल फैक्ट्स को नॉन सोशल फैक्ट्स से पहचान सकते हैं। नॉन सोशल फैक्ट्स के एग्जांपल इन्होंने कुछ दिए हैं, क्या? फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स, और यहाँ पे और कर लीजिए, और बायोलॉजिकल फैक्ट्स। जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स आप ले रहे हैं, ब्रीथिंग एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल, या डाइजेशन, तो इनका कुछ सोसाइटी से संबंध नहीं है, इसलिए इसको नॉन सोशल फैक्ट्स कहा गया। इवन पलक झपकाना भी एक नॉन सोशल फैक्ट है। लेकिन सोशल फैक्ट्स क्या है? आंख मारना। क्यों सोशल फैक्ट क्यों है आंख मारना? क्योंकि अगर बात करें इंडियन सोसाइटी में आंख मारने को एक नेगेटिव कनोटेशन के साथ देखा जाता है। अगर आप एक ठीक ठाक एज के व्यक्ति हैं, मान लिया 15-20 साल के व्यक्ति हैं, एक बाजार में खड़े हों और एक किसी महिला को आंख मार के देखिए, और जो भी प्रतिक्रिया है आप समझ जाएंगे ये सोशल फैक्ट क्यों है। क्योंकि उससे समाज प्रभावित होता है और आपकी दिन और दशा दोनों बिगड़ जाएगी। ये होता है सोशल फैक्ट और नॉन सोशल फैक्ट। तो इस एग्जांपल से आपको पता लगा आंख मारने से कि समाज जिससे प्रभावित हो जाए और उसकी जो मीनिंग है वो समाज में सभी के लिए एक जैसी हो, वो डेली चेंज ना हो रहा हो, ये सब कुछ बातें सोशल फैक्ट में आती हैं, जैसे कि आपने नेचुरल फैक्ट्स में देखा। और कलेक्टिव फोर्स जैसा वहां पे हो, ये भी एक्सटर्नल हो, आदमी के कंट्रोल में ना हो, उसको हटा पाना। जैसे कास्ट है एक सोशल फैक्ट इसलिए है क्योंकि एक पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर उसको हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकता। जैसे अम्बेडकर साहब ने बहुत प्रयास किए कि कास्ट सिस्टम हट जाए, लेकिन शायद कास्ट सिस्टम आज भी है। तो इसलिए अम्बेडकर साहब की हाथ में तो नहीं था, उनसे तो एक्सटर्नल में था और कोएर्सिव था। मींस कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ लोग कुछ तरीके से काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर कास्ट सिस्टम की वजह से है, या सैल्यूटेशन, इंटरैक्शन, ये सब कास्ट की वजह से है। तो कोएर्सिव भी है, अगर ना चाहते हुए भी हमें किसी से पाए लागे करना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं सोशल फैक्ट्स की। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंडिया इज ए मैरिज सोसाइटी, तो मैरिज एक सोशल फैक्ट हो गई इंडिया में। डेनमार्क इज प्राइमरीली नॉन मैरिज सोसाइटी, तो डेनमार्क एक नॉन मैरिज सोसाइटी हो गई। तो यहाँ पे नॉन मैरिज एक सोशल फैक्ट हो गया, इसको सभी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ब्रिटेन इज ए सोसाइटी वेयर पीपल मैरी टू डाइवोर्स टू रीमैरिज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, लोग पहले मैरी कर रहे हैं, फिर उनका डाइवोर्स हो जा रहा है, फिर रीमैरिज हो रही है। तो वहां पे सोशल फैक्ट क्या है? एक तो मैरिज भी सोशल फैक्ट है, डाइवोर्स भी सोशल फैक्ट है, और रीमैरिज भी एक सोशल फैक्ट है। मीन समाज में एग्जिस्ट कर रहा है और एक व्यक्ति के कंट्रोल में ये सब कुछ नहीं है। वो चाहे तो पलक झपकते वो बंद नहीं करा सकता। ये सब कुछ कर रहे हैं पॉजिटिविस्ट। मैरिज सोशल फैक्ट इन इंडिया, रीमैरिज बिकमिंग टू बी सोशल फैक्ट इन इंडिया। अब इंडिया में भी ये सोशल फैक्ट जैसा कुछ होने लगा। ट्रीट सोशल फैक्ट एज थिंग, ये भी ये कह रहे हैं कि सोशल फैक्ट को आप थिंग की तरीके से ट्रीट करिए। जैसे कास्ट सिस्टम को आप मानिए एक थिंग, जैसे आप चेयर होती है उनके लिए, आप कहिए कास्ट सिस्टम भी हमारे लिए एक थिंग है और इस पे हम स्टडी कर सकते हैं और इस पे डेटा मिल जाएगा। ये भी एक पर्टिकुलर तरीके से ही फैक्ट एक्ट करेगा, जैसे कि चेयर करती है। फिर उसके बाद ये काउजल फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। वन सोशल फैक्ट इज कॉज रिजल्टिंग इन another social fact as consequence, means cause and consequence या causal functional analysis होती है। इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, या फिर cause effect analysis, ये दोनों नेम है और सोशल फैक्ट पर ये अप्लाई हो सकती है। जैसे फैमिली एक सोशल फैक्ट है, फैमिली के कारण मैरिज एक सोशल फैक्ट है, मैरिज के कारण मदरहुड एक सोशल फैक्ट है, मदरहुड के कारण महिलाएं एक जॉब छोड़ रही हैं, क्विटिंग जॉब, और डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया ये भी एक सोशल फैक्ट है। तो इंडिया के केस में ये सभी सोशल फैक्ट है।
और जो ये सभी सोशल फैक्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये बात क्यों कहा गया कि कॉज और कंसिक्वेंस या कॉज और इफेक्ट को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस में आप देखते हैं जैसे हीट दिया तो टेम्परेचर राइज हुआ, तो कॉज क्या थी, हीट इंक्रीज, और इफेक्ट क्या देखा, टेम्परेचर राइज। ऐसे ही साइंस की इन्होंने कॉपी की और ये कहा कि एक सोशल फैक्ट दूसरे सोशल फैक्ट से इंटरकनेक्टेड होता है और उनमें हम कॉज इफेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, मींस कॉपी कर रहे हैं साइंस। फिर लास्ट में इन्होंने कोई शर्म ही नहीं छोड़ी, कह दिया सोशोलॉजी इज साइंस, सोशल फैक्ट्स कैन बी स्टडीड इन द साइंटिफिक वे। अब ये कह रहे हैं सोशल फैक्ट कैन बी स्टडीड इन साइंटिफिक वे, तो साइंस है ही। बस इसकी ही क्रिटिक है नॉन पॉजिटिविस्ट एनालिसिस। वो कहते हैं आप कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं ये सब। कॉजल फंक्शन और साइंटिफिक वे में कैसे कर सकते हैं, कॉजल फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं या रिडक्शनल एनालिसिस करते हैं। रिडक्शनल एनालिसिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिडक्टिव अप्रोच हम पढ़ चुके हैं, इसको अभी और आगे दिखाऊंगा आपको डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। और कॉजल फंक्शनल एनालिसिस मेनली इंडक्टिव अप्रोच आप कह सकते हैं। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ पेजेस बाद इसको भी पढ़ेंगे। ये तो बात रही पॉजिटिविस्ट ऑन सोशल फैक्ट। तो अगर हम उस चार्ट पे जाएं जो हमने पहले देखा था, इसमें हमने देखा, क्योंकि ये तो पॉजिटिविज्म वाले यही कहते हैं कि सोशोलॉजी इज साइंस, तो सभी पॉजिटिविस्ट सोशल फैक्ट को नेचुरल फैक्ट जैसे ही ट्रीट करते हैं। ये तो हो गई कहानी या समरी इस बात की। लेकिन जहां हम आए नॉन पॉजिटिविज्म में, मींस ये सोशोलॉजी को साइंस तो मानते नहीं है, सोशोलॉजी इज नॉट इक्वल टू साइंस, जो साफ साफ है, इन्होंने कह दिया। लेकिन इसमें अगर वेबर की बात करें, इंटरप्रेटिविज्म या वेबर की, तो ये सोशोलॉजी को साइंस और नॉन साइंस दोनों कहते हैं। आल्दो ये लीन तो करते हैं नॉन साइंस वाली थ्योरी की तरफ, लेकिन ये कहते हैं कि सोशोलॉजिस्ट जो है वो अपने आप को एम करे कि सोशोलॉजी साइंस बनी रहे, मींस ये कहते हैं अपना एम आप करिए साइंस की तरफ, और अगर नॉन साइंस से भी कुछ देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो वो भी कर लीजिए। मींस ये कह रहे हैं आप अपना निशाना, तो जैसे आर्चरी में निशाना हम लोग सेंटर पे लगाते हैं, लेकिन आसपास भी लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, मार्क्स मिलते हैं या पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे ही इनका कहना है वेबर साहब का, कि कह रहे हैं आप बीच में निशाना लगाइए, पॉजिटिविस्ट की तरह निशाना लगाइए, उनकी तरफ रिसर्च करने की सोचिए कि ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो जाए, लेकिन आप जो कर पा रहे हैं वो बढ़िया है, तो नॉन पॉजिटिविस्ट बने रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कुछ कह रहे हैं वेबर साहब। तो ऐसे ही हम देखते हैं वेबर ऑन सोशल फैक्ट। वेबर की थ्योरी क्या है, इंटरप्रेटिविज्म, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इससे आपको समझ में आता है ये कुछ मिडिल पाथ जैसी बात कह रहे होंगे, क्योंकि ये साइंस को निशाना बनाते हुए नॉन साइंस बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिडिल पाथ जैसी बात कर रहे हैं। तो आप कभी भी आपके पास आपको एक कंक्लूजन लिखना हो या आपको अपना ओपिनियन देना हो, कभी क्वेश्चन में आएगी ओपिनियन है और उसको कंक्लूड करना है आपको, आपका व्यू क्या है, तो आप जो मदद लेंगे वो वेबर की लेंगे उस केस में। क्योंकि ये भाई इंडिया में जैसे बुद्धा के बारे में बोला जाता है, इन्होंने मिडिल पाथ की बात कही और इनको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी थ्योरी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही वेबर साहब हैं, इनको आप चाहे पॉजिटिविस्ट में लिख दीजिए तब भी ये चल जाएंगे, और नॉन पॉजिटिविस्ट में लिखेंगे तब भी चल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों की बात करते हैं। तो ये बैलेंस बना के चलते हैं, तो हम अपने आंसर में भी इन्हीं की बातों से कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं ये फैक्ट्स पे क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली सोशल फैक्ट्स पे। सोशल फैक्ट्स के हमने एग्जाम्पल क्या देख चुके हैं, फैमिली, मैरिज, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया। तो ये कहते हैं फैक्ट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। एक नया वर्ड उन्होंने दे दिया, कंटेक्स्ट। हम वैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख चुके थे, आप अगर मेरे सामने फिजिकल क्लास में होते तो आप मुझे वहीं पे टोक देते कि सर आप तो कह रहे हैं सोशल फैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सल, जैसे नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे फिर इंडिया या ब्रिटेन इन सोसाइटी की बात अलग अलग से क्यों करी। तो मैं आपको बताता कि ये ऐसा है, आल्दो जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं वो बात तो करते हैं यूनिवर्सल सोशल फैक्ट्स की, लेकिन ऐसा सोशोलॉजी में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वेबर ने एक मिडिल पाथ निकाला और उसको कंटेक्स्ट के एस्पेक्ट में बोल दिया, समय काल परिस्थिति के आधार पर। तो समय काल की परिस्थिति के आधार पर यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पर ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर कहाँ देखा था हमने ब्रिटेन, ये ब्रिटेन देखा था। तो ये कुछ कह रहे हैं वेबर कि आप अकेला
सोशल फैक्ट ना स्टडी करिए। आप जैसे आप कहें कास्ट सिस्टम, और मैं आपसे कह दूं कास्ट सिस्टम की स्टडी करिए कहाँ पे, चाइना में, तो क्या ये चाइना के कंटेक्स्ट में स्टडी किया जा सकता है इसको, क्योंकि वहाँ पे शायद ये एग्जिस्ट नहीं करता है कास्ट सिस्टम जैसा कुछ, तो इसलिए इसका कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो आपको कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। सर इंडिया के बाद टर्म में बात करेंगे हम, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं वेबर कि कल्चरल कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। अकेला सोशल फैक्ट चिल्लाते रहने से कुछ हो नहीं जाएगा। जैसे अगर कास्ट को स्टडी करें इंडिया में या यूएसए में तो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। ये कह रहे हैं मीन्स ये जैसा कास्ट इंडिया में है वैसा यूएसए में नहीं देखने को मिलेगा। आप समझ गए ये बात। तो अब देखते हैं क्यों। आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट इज लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन 21st सेंचुरी बट कास्ट आइडेंटिटी, ये देखिए दो कीवर्ड, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, बट कास्ट आइडेंटिटी इज गेटिंग प्रोमिनेंस डे बाय डे इन मॉडर्न इंडिया। ये कह रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट। आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट क्या थी? प्योर एम्पोयर की बात, हायरार्की थी एक, जिसमें बी के वी एस ऐसे कुछ देखने को मिल जाता था। बोले ये आइडियोलॉजी तो बहुत कमजोर होती दिख रही है आज के सेंस में, लेकिन जो कास्ट आइडेंटिटी है पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, दलित एकता मंच बन रहा है, पीडीए की बात सपा कर रही है, तो यहाँ पे कास्ट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आल्दो कास्ट जैसा जो पहले होता था आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट थी वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कास्ट का जो कंटेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है। आज हम 21st सेंचुरी की बात करें तो कास्ट की आइडियोलॉजी कमजोर है और आइडेंटिटी मजबूत है। अगर यही हम चले जाएं 20th सेंचुरी में, या फिर 20th नहीं, आप चलिए 18th सेंचुरी में, तो वहां पे आइडियोलॉजी ऑफ कास्ट भी मजबूत थी और आइडेंटिटी भी कास्ट की मजबूत थी। लोग यूनाइट भी कास्ट के बेसिस पर होते थे और कास्ट के बेसिस पर एक्ट भी करते थे। तो आप देख रहे हैं जैसे जगह बदलती है वैसे सोशल फैक्ट का मीनिंग बदल जाता है, जैसे समय बदलता है वैसे भी सोशल फैक्ट का मीनिंग बदल जाता है। तो कल्चरल कंटेक्स्ट में दोनों चीजें आती हैं, एक तो टाइम और प्लेस। तो सोशल फैक्ट टाइम और प्लेस के आधार पर देखना चाहिए, ये कह रहे हैं वेबर। ऐसा नहीं कास्ट बोल दिए तो अमेरिका में भी सेम तरीके से आप स्टडी करेंगे और इंडिया में, ऐसा कुछ कह रहे हैं वेबर। सोशल फैक्ट्स आर नॉट रिकरेंट इन करेक्टर एंड आर नॉट ऑब्जेक्ट। ये करें जैसे आपने सोशल फैक्ट को चेयर मान लिया, कास्ट इक्वल टू चेयर, ऐसा कुछ नहीं होता, ये फैक्ट एक्ट नहीं है और ये हर जगह आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। जैसे कास्ट सिस्टम इन चाइना शायद ना मिले, तो ये रिकरेंट नहीं होते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है उसके कल्चरल कंटेक्स्ट पर। तो आप कंटेक्स्ट मत भूलिएगा, ये कह रहे हैं वेबर। कल्चर एंड हिस्ट्री मेक फैक्ट हेंस इंटरप्रेट देम अकॉर्डिंगली। तो जो फैक्ट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कल्चर और हिस्ट्री पर, इसलिए कल्चर एंड हिस्ट्री को छोड़कर फैक्ट मत पढ़ लेना। फैक्ट पढ़ने जाना तो कल्चर और हिस्ट्री पर उतना ही ध्यान देना जितना फैक्ट पर देना, ये कह रहे हैं वेबर। फैक्ट आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्शन हेंस इंटरप्रेट ह्यूमन बिहेवियर। अभी तो इन्होंने जो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करी, इन्होंने एक तो टाइम और प्लेस की बात करी, लेकिन अब ये थोड़ा माइक्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। माइक्रो में क्या बढ़े, इन्होंने कहा ह्यूमन बिहेवियर पर भी फैक्ट की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है। क्या? ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू बीओपी क्राइसिस। तो ये कंपल्सन था इंडिया में ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एक सोशल फैक्ट है, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में पता लगेगा यहाँ पर इसकी जरूरत क्या थी, बीओपी क्राइसिस के कारण आया। जबकि ग्लोबलाइजेशन इन सिंगापुर ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उन्होंने चाहा उनके यहाँ ग्लोबलाइजेशन आ जाए तो उनकी चॉइस की बात थी, उन्होंने लिया ग्लोबलाइजेशन, खुद से अडॉप्ट किया। लेकिन इंडिया में थोपा गया, यूएसए बोला अपना बाजार खोलिए और आप भी बाजार से जुड़िए अगर हमसे कुछ लेना है। तो इसलिए बीओपी क्राइसिस आई, इसलिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडिया में। ये बात है इंडिया की। लेकिन बात करें सिंगापुर की, तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसा बीओपी क्राइसिस तो थी नहीं सिंगापुर में,
तो उन्होंने अपने मन से अपने मार्केट को खोला और खुद मार्केट से जुड़े। ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी कैन नॉट गिव अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट फैक्ट्स, रादर वी हैव टू इंटरप्रेट ह्यूमन हिस्ट्री। देख लिया हिस्ट्री में 1991 की बात की, बीओपी क्राइसिस की बात करी, तो हिस्ट्री से स्टडी से समझ में आता है कि यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो सिंगापुर में ग्लोबलाइजेशन हुआ वो डिफरेंट था, और ह्यूमन बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है फैक्ट। अभी मैं बताता हूँ ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे करता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट ऑन सोशल फैक्ट। रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट कौन से थे? रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट की बात करें तो आपको रिफ्लेक्सिव थ्योरी यहाँ पे दिखेगी, इसमें आपको क्रिटिकल थ्योरिस्ट दिख जाएंगे। क्रिटिकल थ्योरिस्ट क्या कहते हैं? सरकार मुर्दाबाद, ठीक। फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? पैट्रियार्की मुर्दाबाद और नारी समाज जिंदाबाद, ऐसा कुछ फेमिनिस्ट कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं? मॉडर्निटी मुर्दाबाद। तो ये सब तीनों थ्योरिस्ट हैं और इनकी ये वैल्यूज हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली। तो देखते हैं ये फैक्ट्स पर क्या कहते हैं, सोशल फैक्ट्स पर। रियल फैक्ट्स आर ऑलवेज कंसील्ड और हिडन। तो ये कहते हैं जो रियल फैक्ट्स होते हैं, देखिए रियल, ये कह रहे हैं ये तो हमेशा आपको हिडन ही होते हैं, मतलब जो आपको दिख रही है चीज वो रियल नहीं है। देखो फैक्ट्स को क्या कहा जाता है कि ये दिखते हैं, तो ये जो कह रहे हैं जो आपको दिख रहा है वो फैक्ट्स नहीं है, वो हैं फाल्स फैक्ट्स। फाल्स फैक्ट्स कह दीजिए या अनरियल फैक्ट्स कह दीजिए। ये कह रहे हैं जो रियल फैक्ट हैं वो तो छुपे होते हैं, रियल फैक्ट तो छुपे रहते हैं। मींस आपको जो सरफेस जैसे पानी की तरीके से है, बोरिंग करते हैं तब पानी दिखता है, कहीं यहाँ पे बेड रॉक में जब बोरिंग किया तब पानी दिखा, तो ऊपर आपको पत्थर दिखता है, तो आप इसको अगर फैक्ट कह देंगे ये हमें दिख रहा है, लेकिन वास्तव में फैक्ट क्या है? जब हम नल अगर पानी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये रियल फैक्ट होगा। तो वो थोड़ा खुदाई करके, थोड़ा जब आप डीप डाइव करेंगे टॉपिक में तब समझ में आएगा कि रियल फैक्ट क्या होते हैं। तो इसलिए रियल फैक्ट तो कंसील करे जाते हैं, छुपे रहते हैं। क्यों छुपे रहते हैं? क्योंकि सरकार को इससे आराम है। अब ये एग्जांपल देखते हैं। स्टेट इज इम्पार्टिंग हर आइडियोलॉजी थ्रू मीडिया एजुकेशन एंड वी आर बिकमिंग इंस्लेव्ड ऑफ स्टेट। ये कह रहे हैं जो हमें स्टेट दिखाना चाहता है, जो स्टेट दिखाना चाहता है वही समाज में होता है और वही हम फैक्ट मान लेते हैं। वी शुड गो फॉर इमेंसिपेटरी नॉलेज फॉर गेटिंग रियल फैक्ट। ये रियल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इमेंसिपेटरी नॉलेज का मतलब क्या है? आप देखिए ये किस बात को रियल फैक्ट कहते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए फेमिनिस्ट का। फेमिनिस्ट ये कहेंगे आपको क्या दिखाया जाता है समाज में? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सब समाज में दिखता है ऊपर से। जेंडर जस्टिस, नारी सम्मान, नारी सम्मान, तो आप इसको फैक्ट मान लेंगे, कोई भी व्यक्ति मान लेगा, क्योंकि इसी पे बातचीत हो रही है, ऐसे पे न्यूज मीडिया सब कह रहे हैं। जबकि जो नहीं दिखता वो क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस, प्रधान पति, ठीक। जो नहीं दिखता है क्या क्या नहीं दिखता है? जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये कुछ हमसे छुपा लिया जाता है। क्यों छुपा लिया जाता है? क्योंकि सरकार को इससे आराम है। अगर महिलाएं घर में दबी रहेंगी तो उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनसे अनपेड वर्क लीजिए खूब आराम से और रोटी बना के खिलाती रहें, जिससे पैट्रियार्की है वो फलती फूलती रहे और फ्री की आप स्लेव बनाई रही महिलाओं को। ये कहती है फेमिनिस्ट सोशलॉजी, अनपेड लेबर थ्रू पैट्रियार्की। तो कह रहे हैं आपको ये दिखाई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप जिस दिन ये दिखा जो रियल फैक्ट्स हैं वो आपने दिखा दिए, उस दिन आपको महिलाओं को क्या देना पड़ेगा? वेज, उनके हाउस होल्ड वर्क का। ये अगर हो जाएगा
सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? लोगों पर तो उतना ही रुपया है, और सरकार पे हो जाएगा प्रेशर और सरकार जाएगी गिर। ऐसे कुछ कहते हैं आपके फेमिनिस्ट या रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट। तो जैसे हमने देखा, अभी जब बात कर रहे थे हम लोग रियल फैक्ट्स की, तो हम यहाँ पर जो मैंने फैक्ट्स लिखे थे उसके लिए कुछ हमें नॉलेज चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, कि अगर पॉवर्टी को स्टडी करें, थोड़ा और डीप डाइव करें, तो हम देखेंगे पॉवर्टी में भी औरतों की संख्या ज्यादा है। इसको कह दिया गया फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। जबकि ये जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी वाली बात है ये गवर्नमेंट खुद से नहीं बताएगी, तो इसलिए वो तो कंसील्ड फैक्ट है। अब माइक्रो सोशोलॉजिस्ट सोशल फैक्ट्स पर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप जो भी कुछ देखते हैं और जो भी कुछ करते हैं वो ही फैक्ट होता है। मीन्स व्हाट यू सी एंड डू आर फैक्ट। जैसे मैन वन है, उसकी फैमिली है, फैमिली वन। उस फैमिली में कौन है? वो मैन वन खुद है, उसकी वाइफ वन है, उसका सन वन है और उसकी डॉटर वन। ये क्या करता है अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए? ये सन से अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, वाइफ से भी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, और डॉटर से भी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। तो डॉटर भी उसी तरीके से उसको पिता कहती है, सन भी उसी तरीके से उसको पिता कहता है, वाइफ भी उसकी उसी तरीके से उसको पति कहती है। लेकिन वही मैन टू है, उसकी फैमिली टू है, वही मैन टू, वाइफ टू, सन टू और डॉटर टू। डॉटर टू ये क्या है? ड्रंकार्ड है, शराबी है। ये अपने बच्चे को डेली विदाउट एनी रीजन डोमेस्टिक वायलेंस करता है इन सब के साथ। तो ये भी अपने पिता को पिता नहीं मानती, ये बच्चा भी पिता को पिता नहीं मानता, और पत्नी भी इसको डेली पुलिस से पिटवाती है। तो आपको समझ में आएगा कि इसके लिए जो सोशल फैक्ट है इस फैमिली के लिए वो अलग है। इसके लिए ये पिता नहीं है, इस लड़की के लिए, इस सन के लिए ये पिता नहीं है, इस लड़की के लिए पिता नहीं है, इसके लिए पति नहीं है, इसके लिए ये शराबी हो सकते हैं, और जबकि इन सब के लिए ये पिता है। तो सोशल फैक्ट्स एक इंडिविजुअल के कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, जो भी उसका सेंस है, जो वो कर रहा है और जो समझ रहा है वो सोशल फैक्ट है। ऐसा कुछ कह रहे हैं आपके मैक्रो सोशोलॉजिस्ट। व्हाट यू सी एंड डू आर फैक्ट्स। पर्टिकुलर मैन जो करता है, एक आदमी के लिए उसके सोशल फैक्ट्स अलग हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए सोशल फैक्ट अलग हैं। इतनी डायनेमिक नेचर मानते हैं ये फैक्ट्स में। तो ये ना फैक्ट ही क्यों कहें फिर, जब इतना डायनेमिक है? डायनेमिक, कंटिन्यूअस, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। मेरे किसी के लिए पिता है तो किसी के लिए शराबी है, तो उसके लिए वो फैमिली भी नहीं कही जाएगी, उस फैमिली जैसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जबकि पिता जिसमें सही है वहाँ पे फैमिली जैसा सब कुछ दिखता है। तो किसी के लिए फैमिली है और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स मेक अवर एवरीडे लाइफ। ये कह रहे हैं फैक्ट्स जो होते हैं वो अपने एवरीडे लाइफ में आपको दिख जाएंगे, एंड विच कीप ऑन चेंजिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। हेंस फैक्ट्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय पॉजिटिविस्टिक मेथड। ये कह रहे हैं इतना ज्यादा जब डायनेमिसिटी है और लगातार चेंज होते रहते हैं, तो आप उनको पॉजिटिविस्टिक मेथड से कैसे क्वांटिफाई कर पाएंगे? मान लिया आपने क्वांटिफाई भी कर लिया है कोई सोशल फैक्ट, मान लिया फैमिली है, उसको आपने क्वांटिफाई किया और एक नाम दिया, एक मेजरमेंट दिया 1। अगले दिन फैमिली चेंज हो गई, झगड़े हो गए, अब मेजरमेंट क्या 2 कर देंगे या 3 कर देंगे? मीन्स इस प्रकार का मैं कुछ एनालॉजी देना चाहता हूं आपको कि इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। जैसे एक और एग्जांपल, चेंजिंग सोशल फैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट यू सी एंड डू आर फैक्ट। अब एक माँ के लिए पहले क्या हुआ, बच्चा था रो रहा था, तो माँ ने उसकी पिटाई कर दी। तो जब पिटाई से पहले माँ है, एग्जांपल देता हूं, माँ है और बच्चा है, ठीक। केस 1 में कर दी पिटाई, तो तब जब वो पिटाई कर रही थी बच्चे को, तो वो बच्चा नहीं था उसके लिए, उसका बच्चा नहीं था, एक प्रकार से कुछ और ही था जो उसकी अच्छी तरीके से पिटाई कर दी। तो सोशल फैक्ट कुछ और था। दूसरे केस में, केस 2, अब जब उसे थोड़ा प्यार आया, जी भर के कुटाई करने के बाद जब माँ कहे चल खाना खा ले, अब उसको खाना खिलाने के लिए कह रही माँ कि खाना खा ले, खाना खा ले। अब वो केस 2 में क्या हो गया, उसका बच्चा हो गया। तो देखिए एक केस में बच्चा नहीं दिख रहा उसको, माँ को, उसमें वह उससे चिढ़ रही है, उसको पीट रही है,
जबकि केस 2 में जब उसको प्यार आता है तो वो बच्चा देखने लगता है। मीन्स एक माँ के लिए सोशल फैक्ट विद इन फ्यू मूवमेंट चेंज हो जाता है। एक माँ के लिए एक बच्चा दुश्मन हो जाता है और उसको पीट देती है क्योंकि वो उसको परेशान कर रहा होता है, और सेकंड मूवमेंट में वही बच्चा जब पिट जाता है तो फिर बच्चा देखने लगता है। ये तो अपनी सभी की लाइफ में हुआ होगा, हम सभी पिटे होंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी डायनेमिक सोशल रियलिटी है, और पॉजिटिविस्ट इसको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करने की जरूरत कर रहे हैं, और यही बात हाईलाइट कर रहे हैं अपने माइक्रो सोशोलॉजिस्ट। तो अब आप मुझे एक कमेंट में ये बात बताइए, आपको कौन सी सोशोलॉजी अच्छी लगती है और कौन सी सोशोलॉजी आपको ये लगती है कि ये ट्रुथ के ज्यादा पास है, पॉजिटिविस्ट या नॉन पॉजिटिविस्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे होते तो आपको नॉन पॉजिटिविस्ट तो समझ में ही नहीं आती, तो आप कहते मुझे पॉजिटिविस्ट अच्छी लगती क्योंकि ये तो इजी है। मैं आपको इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको नॉन पॉजिटिविस्ट तो विद इन टिप्स है, आप समझ गए होंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, फिनोमेनोलॉजी क्या होता है, थर्मोलॉजी क्या होता है, उनकी रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। तो आप कहेंगे यार ये बहुत अच्छा है, आपको ये बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि मैंने इसको आपको इजी करके बता दिया। What fact mean to positivist that does not mean to interpretivist? अब देखिए पॉजिटिविस्ट के लिए फैक्ट क्या है, जो चेंज ना हो, जो लगातार एक जैसा रहे। इंटरप्रेटिविस्ट के लिए फैक्ट क्या है, फैक्ट प्लस कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट के साथ ही फैक्ट है। और माइक्रो थ्योरिस्ट के लिए फैक्ट क्या है, डेली का जो वह करते हैं और देखते हैं, डेली जो सी करते हैं और डू है, एक्टिविटी है, जो मेथड है, और कॉमन सेंस है, वही फैक्ट है उनके लिए। तो देख रहे हैं फैक्ट सबके लिए चेंज हो रहा है। Therefore, diversion is the core of sociology, while uniformity is the core of science. Hence, sociology cannot be a science. ये कंक्लूजन आप लिख सकते हैं जब सोशल फैक्ट और क्या, ये कंक्लूजन आप सोशल फैक्ट क्या, जब पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म में कंपेयर कर रहे हो और कंक्लूजन लिखना हो तो आप ये भी बात लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सोशोलॉजी इमर्ज कर रही थी तो भाई कह रहे थे साइंस है, फिर हमने देखा साइंस के कुछ दुष्परिणाम, वर्ल्ड war II लोग मारे गए, तो हमने कहा साइंस में क्या अच्छा है, साइंस को ही बुरा कहने लगे हम। तो हमने कहा सोशोलॉजी और साइंस का करा देते हैं ब्रेकअप, कोई मतलब नहीं है, ये ब्रेकअप हो गया। और फिर हमने कहा नॉन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजी बढ़िया है, फिर हम नॉन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजी पे लग गए। तो ये तो रहा सोशोलॉजी का चेंजिंग कोर्स ऑफ टाइम के साथ, चेंजिंग कोर्स ऑफ सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी खुद ही बदल जा रही है समय के साथ, क्या ये पॉजिटिविस्ट और क्या नॉन पॉजिटिविस्ट में कहना। थ्योरी, थ्योरी इट इज a set of general statement which are made from systematized facts। मैं आपको ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपने देखा था एक डिसिप्लिन को बनाने के लिए फैक्ट चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, थ्योरी चाहिए और वैल्यू चाहिए। तो अपने ने फैक्ट्स पढ़ लिया है, कंसेप्ट पढ़ लिए थे पहले ही, अब थ्योरी और वैल्यूज बची, उनको भी देखेंगे। थ्योरी जनरल स्टेटमेंट होते हैं विच आर मेड फ्रॉम सिस्टमेटाइज्ड फैक्ट। तो थ्योरी का मतलब क्या है, आपने पढ़ी होगी न्यूटोनियन थ्योरी, न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ लाइट, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। तो उसमें आप जानते हैं एक लॉ है फोटोन का। तो एक थ्योरी में बहुत सारे लॉ हो सकते हैं, L1 L2 L3। तो थ्योरी में क्या है, एक हम स्टेटमेंट लिख देते हैं पर्टिकुलर, और उसमें हम कुछ लिमिट्स भी लिखते हैं उसकी किन कंडीशंस में है, तो ये सब लिखते हैं और उससे बहुत सारे लॉ ड्राइव होते रहते हैं। वैल्यू, वैल्यू बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप इस पे जरा फोकस करिएगा, वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे। जो देसी भाषा में बात करें, वैल्यू का मतलब होता है भाव। आप समाज में उसमें मार्केट में जाएं, आप कहें टमाटर का क्या भाव है, एक तो कहें टमाटर का क्या भाव है, या कहें टमाटर की क्या वैल्यू है, या कहिए दाम क्या है टमाटर का। तो भाव, दाम, एक तो मीनिंग ये होता है। दूसरी वैल्यू का जो मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में कहें, लोड लेना, आप किस बात का लोड लेते हैं। जैसे कालीन भैया की वैल्यू क्या है, कालीन भैया मिर्जापुर वाले, वो किसे वैल्यू करते हैं, क्राइम, मर्डर, वो इसको वैल्यू करते हैं। गांधी जी किसको वैल्यू करते हैं, गांधी जी के दिमाग में लोड किसका है, अहिंसा।
नॉन वायलेंस, इसी को नॉन वायलेंस लिख दीजिए, नॉन वायलेंस, रिलीजियोसिटी, ऐसे कुछ। तो वैल्यू का मतलब आप किसका भाव, आप आपके भाव क्या है, मीन्स आपके विचार क्या है। एक तो ये सेंस है आपके विचार क्या है, और दूसरा क्या, आप किसका लोड लेते हैं। ये दोनों सेंस में देखा जाता है। अब देखते हैं इसकी मीनिंग, कुछ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। वैल्यूज आर ए बॉडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स विच डिफाइन अवर एवरीडे लाइफ। अब देखिए वर्ड आ गया एब्स्ट्रैक्ट, बस यहीं से वैल्यू और फैक्ट अलग होने लगे, वैल्यू और फैक्ट, क्योंकि फैक्ट तो एब्स्ट्रैक्ट होते नहीं है एज पर पॉजिटिविस्ट, लेकिन वैल्यू तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, मीन्स हमने कुछ सीमाएं बनाई हैं अपनी दिमाग में, और वह हम अपने कॉमन लाइफ में उन वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे आपके लिए अगर वैल्यू है नॉन वायलेंस, तो आप अगर झगड़ा हो भी रहा होगा तो आप चले आएंगे वहां से। तो आप एवरीडे लाइफ जो है आपकी, कॉमन मैन की एवरीडे लाइफ, उसकी वैल्यूज से ही गाइड होती है। आप जब इथिक्स पढ़ रहे होंगे तब भी आपने ये शब्द बहुत बार पढ़ा होगा। अब देखते हैं वैल्यू इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स रिफर टू सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन arising out of experiences, bias, beliefs and prejudices। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन कहते हैं, मींस इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपकी वैल्यूज अलग हो सकती हैं, आपके पिता की वैल्यू अलग हो सकती है, आपके माता जी की वैल्यू अलग हो सकती है, आपके टीचर की वैल्यूज अलग हो सकती हैं। तो ये तो है सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन। इसका सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, ये टेंडेंसी हो सकती है या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, मींस आप किसका लोड लेते हैं। तो आपके पिताजी किसी और चीज का लोड लेते होंगे, आप किसी और चीज का लोड लेते हैं। तो और ये जो लोड लेना आया इस पे डिपेंड करता है, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मींस आप जब क्लास 5th में होंगे तो क्या पता आप, एक गेम आता था दो जिसमें कंट्रोलर होते थे, उसका लोड ले लेते हो। ठीक, आज जब 12th क्लास में आए तो प्ले स्टेशन का लोड लेते हो। ठीक, उसको वैल्यू करते हो। पहले आप दो कंट्रोलर वाले गेम को वैल्यू करते हो, और 12th में आए प्ले स्टेशन को वैल्यू करने लगे। और जब आप बैचलर में आए तो आप यूपीएससी को वैल्यू करने लगे, फिर यूपीएससी में आप सोशियोलॉजी को वैल्यू करने लगे। मीन्स आपका जो वैल्यू करना है, आपका जो लोड लेना है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर चेंज हो रहा है, आपके बाइसेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक पैट्रियार्कल व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, महिला का कभी लोड नहीं लेगा, महिला को कभी वैल्यू नहीं करेगा। आपके बिलीफ्स पे भी डिपेंड करता है, प्रिजुडिसेस पे भी डिपेंड करता है। वैल्यूज आर कल्चर, टाइम एंड सिचुएशन स्पेसिफिक एंड दीज कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। तो कल्चर डिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, ये सब वैल्यूज हैं। अब देखते हैं वैल्यू कैसे पर्सनल होती हैं। आपकी वैल्यू आप लोड ले सकते हैं ऑनेस्टी का, आप लोड ले सकते हैं करप्शन का। ठीक, कल्चरल होती हैं वैल्यू। यूएसए में जो वैल्यूज हैं वो इंडिविजुअलिज्म जैसी कुछ वैल्यूज हैं, लोग इंडिविजुअलिज्म को वैल्यू करते हैं, इंडिविजुअलिज्म का लोड लेते हैं। जबकि इंडिया में लोग परिवार का लोड लेते हैं। जैसे आपने कभी कभार गांव में ये सुना होगा, देखो कितना बढ़िया परिवार है उनका, मीन्स लोग ज्वाइंट फैमिली का लोड लेते हैं, यार देखो कितना परिवार मिलजुल के रहता है उनका। तो ऐसे हम लोग आप जब बातचीत करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो हमें पता लगता है हम किसका लोड लेते हैं। टेम्पोरल है, समय के साथ कैसे। फ्रांस की बात करें तो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन आदमी किसका लोड लेता था, फ्यूडलिज्म और मोनार्की। और आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन आदमी लोड लेने लगा रिपब्लिक और सेकुलर करेक्टर्स। और सिचुएशन स्पेसिफिक भी होते हैं ये। इन यूएसए ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म मैरिज इज एन अलायंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, व्हाइल इन इंडिया ड्यू टू फैमिलिज्म मैरिज इज एन अलायंस बिटवीन टू फैमिलीज। तो देखिए वैल्यूज की वजह से कैसे सोसाइटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स का रहता है, और यहाँ पर फोकस रहता है फैमिली का। इंडिया में वही मैरिज है, वही सोशल फैक्ट है सेम, लेकिन लोग वैल्यू किसको कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म को, यहाँ पे फैमिलिज्म को। वैल्यू रिप्रेजेंट actually what one believes and not necessarily what actually is।
तो वैल्यू फैक्ट से कुछ अलग होती है। तो क्या होती है, जो लोगों के दिमाग में है वही वैल्यू है। जैसे लोग वैल्यू कर सकते हैं फैमिलिज्म को, लोग वैल्यू कर सकते हैं इंडिविजुअलिज्म को, कैपिटलिज्म को, कम्युनिज्म को और रिपब्लिकनिज्म को। वैल्यू ऑफ सोसाइटी डिफाइंस व्हाट शुड बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट और वर्थवाइल। जैसे गांधी जी को किसकी वैल्यू की, नॉन वायलेंस की, तो गांधी जी को नॉन वायलेंस ही इंपॉर्टेंट लगता है, इससे ये समझ में आता है क्योंकि वो इसको वैल्यू करते थे। जैसे अनटचेबिलिटी इन इंडिया ड्यू टू ब्राह्मणिज्म, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्राह्मणिक थॉट है उसमें वैल्यू किसकी है, टचेबल्स लोग की, और ये अनटचेबल्स को वैल्यू नहीं करते हैं, उनका लोड नहीं लेते हैं। वैल्यू गाइड्स द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे वी प्ले अवर रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज विच वी हैव लर्न थ्रू आउट अवर लाइफ। फैक्ट्स आंसर व्हाट इज एंड वैल्यू आंसर व्हाट वन प्रेफर्स। तो आप देख रहे हैं फैक्ट कहीं ना कहीं एज पर पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहा है, मींस जो रियलिटी है उसकी तरफ अलाइन हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रही है वैल्यू। वैल्यूज आर बेसिस ऑफ बायसेस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अब बात करें सोशियोलॉजिकल रिसर्च की, वहां पर वैल्यू का क्या मीनिंग है। हेंस इट इज सेड दैट रिसर्च शुड बी वैल्यू फ्री। अब बात करिए बायसेस का मतलब क्या है। मान लीजिए एक सोशियोलॉजिस्ट है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, एक या दो मानिए, एक दलित स्कॉलर है और एक ब्राह्मण है। तो आप बताइए अगर कास्ट सिस्टम पर स्टडी करनी है दोनों को, कास्ट सिस्टम और सेम डेटा इनको कलेक्ट करने को कहा जाए, सेम सैंपल है अगर उससे डेटा कलेक्ट करने को कहा जाए, सैंपल अगर सेम है और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन सेम होगा दोनों का, बताइए। शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग है, तो वह जो रियलिटी है उसको अलग तरीके से देख रहे होंगे। इसीलिए सोशोलॉजी को ये कहा जाता है कि जो सोशोलॉजिस्ट या जो रिसर्चर है उसकी वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो सोशोलॉजी जो एम करती है वो किसकी तरफ, वैल्यू फ्री सोशोलॉजी या वैल्यू फ्रीडम। तो वैल्यू फ्री सोशोलॉजी को क्या कहा जाता है, वैल्यू फ्रीडम। वैल्यू फ्री सोशोलॉजी मींस रिसर्चर की जो वैल्यूज हैं मींस रिसर्चर जिसका लोड लेता है वो बातें उसकी रिसर्च में ना आए। वैल्यू फ्री सोशोलॉजी को कहा जाता है वैल्यू फ्रीडम। मींस आप अगर ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मणिज्म का लोड लेते हैं, लेकिन चलिए आप कास्ट सिस्टम पर अगर स्टडी करने गए तो फिर आपका जो ब्राह्मणिक थॉट है वो आपकी रिसर्च में छलकना नहीं चाहिए, तभी आपकी रिसर्च कही जाएगी वैल्यू फ्री रिसर्च, ऐसा कुछ कहते हैं पॉजिटिविस्ट। वी गेट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक फैमिली, स्कूल, कास्ट, कल्चर, रिलीजन। मीन्स जो भी अपना सोशल स्ट्रक्चर है उससे हम, या जो सोसाइटी है उससे वैल्यूज लेते हैं। एंड कैरिंग दीज वैल्यू इन अवर माइंड, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर रहती है, अपने दिमाग में। एंड डिफाइन अवर सोशल रिलेशनशिप। जैसे अगर हम अनटचेबिलिटी को वैल्यू करते हो, मीन्स टचेबल्स के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे फिर हम। While we interact with others, we do valuation of their values. जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं तो हम दूसरे सामने वाले की वैल्यूज को भी आंकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाबू के पास गए, एक सरकारी सिस्टम है, एक ऑफिस है, उसमें बाबू के पास गए और बाबू ने कहा टेबल के नीचे 100 रुपए दे दो। चलिए हमने 100 रुपए दे भी दिए, लेकिन हम घर पे आएंगे तो हम कहेंगे यार बेकार आदमी था, करप्ट था। तो हमने देखा कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो किसको वैल्यू कर रहा था, करप्शन को। उसकी जो वैल्यूज थी हमने उसको भी वैल्यू किया और उसको बेकार कह दिया। व्हाट इज वाटर टू फिश दैट इज वैल्यूज टू ह्यूमन बीइंग्स। जैसे वाटर के बिना फिश जिंदा नहीं रह सकती, मींस अगर वाटर है तभी फिश है, ऐसे ही अगर वैल्यूज हैं तभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। दैट इज सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन देयर वैल्यूज। बैंक्रप्सी ऑफ वैल्यूज
के केस में क्या होता है, अगर आपकी गुड वैल्यूज खत्म हो जाएं और आप बैंकरप्ट हो जाएं गुड वैल्यूज से, तो आप क्या हो सकते हैं, मर्डरर हो सकते हैं, मीन्स आप डेविएंट पर्सन हो सकते हैं, थीफ हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, ये सब कुछ इसके नेगेटिव सेंस में इसको देखा जाता है। 3 काइंड्स ऑफ वैल्यूज जो हम इथिक्स में पढ़े थे, इसका मैंने यहाँ पे बस जिक्र किया है, आप समझ लीजिए, इथिक्स में हम पढ़ते हैं इसको। एक तो क्या आता है मीन वैल्यू, एंड वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है, हम उसको वैल्यू करते हैं जो मीन्स है, मतलब मीन्स को वैल्यू करते हैं, ना कि एंड को। जैसे गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस होनी चाहिए, चाहे आजादी मिले चाहे ना मिले, तो वो किसको वैल्यू करते थे, मीन्स को। लेकिन गोल एंड वैल्यू मीन्स गोल ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे आजादी पहले मिले चाहे कैसे भी मिले, तो ये गोल ओरिएंटेड थे, ये गोल को वैल्यू करते थे। और कुछ होती है अल्टीमेट वैल्यू, जैसे गुड गवर्नेंस, हैप्पीनेस, ये लगभग सभी लोग इसको वैल्यू करते हैं, तो ये हो गई अल्टीमेट वैल्यू। ये तो बात रही जनरल वैल्यू की डेफिनेशन। और अब वैल्यू कैसे सोशोलॉजी को अफेक्ट करती है वो अब देखते हैं। वैसे हमने एक बार वैल्यू फ्री सोशोलॉजी के बारे में देख लिया था, ये थोड़ा बहुत पढ़ा था वैल्यू फ्री सोशोलॉजी, तो वैल्यू का जो इफेक्ट है सोशोलॉजी पे यहाँ पे देखा था। लेकिन अब हम पर्टिकुलरली हर स्टैंड में देखेंगे कैसे वैल्यू अफेक्ट करती है सोशोलॉजी को। तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑन पॉजिटिविज्म। तो इसको रिवीजन करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने देखा, पहले तो जाना फैक्ट के बारे में, फिर फैक्ट में हमने देखा एक नेचुरल फैक्ट की स्टडी करी, फिर हमने सोशल फैक्ट के बारे में जाना, फिर सोशल फैक्ट को पॉजिटिविस्ट कैसे देखते हैं वो जाना, फिर नॉन पॉजिटिविस्ट सोशल फैक्ट को कैसे देखते हैं वो जाना, नॉन पॉजिटिविस्ट में पर्टिकुलरली वेबर्स फैक्ट के बारे में क्या कहते हैं वो जाना, और फिर देखा माइक्रो थ्योरिस्ट फैक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं या सोशल फैक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं ये जाना। फिर हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, वैल्यू क्या होती है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे ये जो जितने भी स्ट्रैंड्स हैं इनके लिए वैल्यू क्या क्या है, ये वैल्यू के बारे में क्या क्या कहते हैं, मीन्स सोशोलॉजी वैल्यू के बारे में क्या कहती है, या वैल्यूज का प्रभाव सोशोलॉजी पर क्या है, सोशोलॉजी एंड वैल्यू, ये पढ़ेंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक बार फिर से देखते हैं, फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हमने फैक्ट पढ़ लिया है, फैक्ट में भी सोशल और नेचुरल फैक्ट के बारे में जान लिया है, वैल्यू की बेसिक डेफिनेशन समझ ली है। अब हम वैल्यू का सोशोलॉजी पर प्रभाव देखेंगे। फिर फैक्ट और वैल्यू पढ़ने के बाद एक पैरामीटर है ऑब्जेक्टिविटी, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।